Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 24th of May 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of today. And first of all, we are going to start with the thought of the day. This is a very unique thought that life is not what we got, but what we make it. It means जो लाइफ हमको मिली, जो बर्थ हमको मिला, वो एक्चुअल में लाइफ नहीं है। आपकी लाइफ में इंक्लूड होगा कि आप इससे क्या क्रिएट करते हो, आप अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर के जाते हो। दैट विल बी योर लाइफ। अदरवाइज लाइफ तो सारे के सारे एनिमल्स को भी मिलती है, प्लांट्स को भी मिलती है, किसी फिश को भी मिलती है और जंगल में किसी वुल्फ को भी मिलती है। उनके लाइफ का कोई गोल नहीं होता, बस उनके जीवन के कुछ गोल्स जो होते हैं। एनिमल्स के गोल्स की अगर हम बात करें, सो एनिमल्स हैव जस्ट 2 or 3 गोल्स इन देयर होल लाइफ। वन इज टू हैव फूड, अनदर इज रेस्ट और अनदर इज प्लेजर। इसके अलावा एनिमल्स की लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई भी लक्ष्य नहीं होते, कोई भी टारगेट्स नहीं होते। जब कोई ह्यूमन बीइंग इन 3 चीजों से भी थोड़ा सा ऊपर उठता है, उसका मूवमेंट, उसका डेवलपमेंट अपवार्ड होता है, देन इट कैन बी इंक्लूडेड इन द रियल ह्यूमन बीइंग। अदरवाइज एनिमल्स टाइप के जो एक्टिविटीज होती हैं, डिजायर्स होती हैं, वो तो सबके पास होती हैं और वो नेचुरल होती हैं। जब आप उन नेचुरल डिजायर्स से थोड़ा ऊपर उठना स्टार्ट करते हो, तब आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से आगे निकलते हो। और मैं कई बार कहता हूं कि जब आपकी एक्शंस अगर सिंपल हैं, तो आपके रिजल्ट भी सिंपल होंगे। अगर आपके एक्शंस स्पेशल हैं, तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी स्पेशल होंगे। सो आपको क्या नहीं करना है कि आप अपनी लाइफ में सिंपल तरीके से सारे वर्क्स को कर रहे हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो वैसे ही मिलेंगे जैसे अदर पीपल को मिल रहे हैं, जो भीड़ को मिलते हैं। आपको अगर कुछ स्पेशल रिजल्ट चाहिए तो आपको भीड़ से अलग हट करके कुछ करना भी पड़ेगा। सो नाउ जस्ट गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस डे सेशन and just revise it with the MCQs. So first one is, recently 3 countries announced to recognize Palestine as full state. These countries are, last day session में हमने डिस्कस किया था कि अभी कुछ कंट्रीज ने पैलेस्टीन को एक फुल स्टेट एक्सेप्ट करने की, रिकॉग्नाइज करने का अनाउंसमेंट किया कि वो आने वाले नेक्स्ट वीक में पैलेस्टीन को एक फुल कंट्री एज ए नेशन रिकॉग्नाइज करेंगे वो। सो दीज कंट्रीज आर, कौन कौन से कंट्रीज हैं, यू हैव टू गिव द आंसर। स्विट्जरलैंड, स्पेन और जापान। देखो जापान का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। सो ब्रिटेन, नो, ब्रिटेन तो यूएसए का अलाय है और आई थिंक ये तो कभी जाएगा भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज नॉर्वे, स्पेन एंड आयरलैंड। These are the 3 countries which have announced to grant or to recognize the Palestine as a full state. क्वेश्चन नंबर 2, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछ लेता हूँ कि जो पैलेस्टीन वाला रीजन है और इधर इजराइल, दोनों में कन्फ्लिक्ट है, काफी लॉन्ग टर्म से इसमें कन्फ्लिक्ट है। अब आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? क्या पैलेस्टीन को एक सेपरेट स्टेटहुड मिलनी चाहिए, उसको एक कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया जाए और यूएन की फुल मेंबरशिप उसको दे दी जाए? एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा ये हो गया कि इजराइल को ही वहां पर एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट किया जाए और पैलेस्टीन को फुल स्टेट का रिकॉग्निशन नहीं मिले। तो आप बताओ कि इन दोनों में से आपके अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो? आप बताइए इसमें से क्या क्या इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
few weeks ago in a session of United Nations General Assembly, how many countries supported full membership of UN to Palestine? सेशन हुआ था, उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने इसमें सपोर्ट किया कि पैलेस्टीन को एज ए फुल मेंबर ऑफ यूएन बना दिया जाए और उसको एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए. सो रिसेंटली इट वाज 143. So there were 143 countries which supported for full membership of UN to the Palestine. Question number 3. Few weeks ago, in a session of United Nations General Assembly, what was the stand of India for full membership? इंडिया का इस पर क्या स्टैंड था? क्या इंडिया जो है उसने एब्सटेन कर दिया या सपोर्टेड फॉर फुल मेंबरशिप, अपोज्ड अ फुल मेंबरशिप या नन इज करेक्ट? इंडिया का क्या स्टैंड था? देखो इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले और आया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इंडिया सपोर्टेड फॉर फुल मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टीन. इंडिया की अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें रिगार्डिंग पैलेस्टीन एंड इजराइल, सो इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड फॉर फुल membership. It means there is a theory that is two nation theory. तो इंडिया हमेशा यह कहता है कि इजराइल को भी एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट किया जाए, ऑलरेडी है इजराइल तो, और पैलेस्टीन को भी एक सेपरेट कंट्री के फॉर्म में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और दोनों पास में अपने आराम से नेबरहुड के फॉर्म में रहें और कोई भी कंट्री किसी को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. तो टू स्टेट का सॉल्यूशन जो है इंडिया हमेशा उसको सपोर्ट करता है. क्वेश्चन नंबर 4. स्पेन इज द कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट या रीजन? जब हम स्पेन की बात कर रहे हैं कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड 3 कंट्रीज हैं और तीनों ने ही रिकॉग्निशन की बात की है. ऑल्दो पहले 8 कंट्री और हैं यूरोप के जो इसमें सपोर्ट कर चुके हैं. सो स्पेन इज अ कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप का स्पेन एक कंट्री. आपको ध्यान होगा कि अगर मैं ऐसे यूरोप की बात करूं तो इस रीजन में आपका स्पेन है, यहाँ फिर मेडिटेरेनियन सी हो गया, यहाँ आपका फिर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया. सो यहाँ पर आपका स्पेन है, ठीक है. सो दिस इज द कंट्री इन द वेस्टर्न यूरोप. द ओस्लो पीस अकॉर्ड्स आर अ सेट ऑफ अकॉर्ड्स एग्रीड बाय द. तो जो ओस्लो पीस अकॉर्ड्स हैं अब ये न्यूज में आना स्टार्ट हो चुके हैं और काफी टाइम से न्यूज में है. So you have to be aware about Oslo Peace Accords. क्या थे ये और कौन कौन से 2 पार्टीज थी जिनके बीच में ये साइन हुए थे? So Israeli government and Palestine Liberation Organization. Yes, this is the correct answer. Because जो Oslo Peace Accords थे ये साइन किए गए थे पैलेस्टीन जो है लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की गवर्नमेंट दोनों के बीच में साइन हुए थे. इसकी 2 मीटिंग हुई थी, ओस्लो अकॉर्ड 1 और ओस्लो अकॉर्ड 2. और इन दोनों का ही मेन पर्पस था कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कर दिया जाए. सो दिस वाज द ओस्लो पीस अकॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द सीट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? यू नो कि अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आप इसको कंफ्यूज मत होना आईसीजे से. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये डिफरेंट थिंग है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये डिफरेंट थिंग है. सो इसकी सीट कहाँ पर है आपको ये बताना है. सो दैट इज इन दी हेग. और हेग किस कंट्री में है? नीदरलैंड में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ. यू नो अभी रिसेंटली पुणे में एक बच्चा जो था 17 ईयर का, उसको बच्चा तो क्या ही कहेंगे, कि ड्रिंक वगैरह करके उसने जो है पोर्श गाड़ी थी उसको ड्राइव कर रहा था और 2 लोगों की उसने डेथ कर दी. तो आपको मीन्स ध्यान होगा, यू कैन रिकॉल इट इजीली, कि उसका स्टार्टिंग में कोर्ट ने उसको जो है बेल प्रोवाइड करा दी थी, लेकिन जब बाद में अच्छा खासा अपोजिशन हुआ, इससे पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई, लीडर्स ने इस पर अपने स्पीचेस देना स्टार्ट किए. सो बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसने उनकी बेल को कैंसिल कर दिया और उनको रिफॉर्मेशन वाले हाउस में उनको भेज दिया, उस बच्चे को, उस लड़के को. सो ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का कॉन्सेप्ट है ये कब आया था? सो इट केम इनटू फोर्स इन 2015.
उससे पहले क्या होता था कि बच्चों को मीन्स नॉर्मल होते थे उसके केसेस में, तो इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आने के बाद जो बच्चे 18 ईयर से कम होते हैं तो क्रिमिनल केसेस में यदि उनको अरेस्ट वगैरह किया जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनके केसेस को हैंडल करता है। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, और ये इनेक्ट किया गया था 2015 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बिम्स्टेक स्टैंड्स फॉर, यू नो रिसेंटली द बिम्स्टेक हैड फाइनलाइज्ड इट्स चार्टर। जैसे यूनाइटेड नेशंस का अपना एक चार्टर है, वैसे ही बिम्स्टेक ने भी अभी 20 मई को अपना चार्टर डिक्लेयर कर दिया और उसको फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया। सो यू शुड नो दैट व्हाट इज बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यस्टरडे सेशन में हमने इस बात पे जो है इस पॉइंट पे डिस्कस भी किया था कि बिम्स्टेक क्या है और इसके कौन कौन मेंबर्स हैं। सो नाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के मेंबर्स कितने कंट्रीज हैं? चलो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। नेम ऑफ द कंट्रीज दोज आर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज जो है बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। विच वन इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? बांग्लादेश है, यस। भूटान, यस। म्यांमार, यस। कैम्बोडिया, नो। सो कैम्बोडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, and other countries in the given options are the members of the BIMSTEC. So now you can revise this concept with this question again. Which one option has members of BIMSTEC? तो BIMSTEC के इसमें से कौन कौन से members countries हैं? You have to know. A. बांग्लादेश, yes. नेपाल, yes. भूटान, yes. इंडिया, yes. म्यांमार, yes. और थाईलैंड एंड श्रीलंका, यस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। So guys, we have revised our previous day session with the help of MCQs, and I can assure you that the questions you are attempting and connecting with me in all the sessions, you will be on the edge, और आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये जो एमसीक्यूज हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, और एग्जाम्स में जैसे एलिट वगैरह का एग्जाम हो गया या गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं करंट अफेयर से। वही मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द टुडेज करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज, अभी आपको पता होगा कि इब्राहिम ईरान के प्रेसिडेंट, ठीक है, इब्राहिम राइसी, उनकी डेथ हुई थी और हेलीकॉप्टर के क्रैश में। सो अब क्या हुआ है, जब उनकी डेथ हुई तो वहां पर बहुत सारे लीडर्स भी आए थे। अब क्या हुआ है, देखो इसमें ये इंडिकेशन है कि अभी जो वेस्ट एशिया है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। क्यों कि अब ये हुआ है कि जब वो लोग उनके मीन्स जो है लास्ट राइट्स में जो शामिल होने आए थे तो उसमें बड़े बड़े लीडर्स शामिल हुए हैं, और वो लीडर्स कौन है और वो लीडर्स हैं अभी आप समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन कौन लीडर्स हैं और इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है वर्ल्ड को। अब देखो इसमें कौन कौन आए हैं। एक तो है हनीये, और ये कौन है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 आप जानते होंगे, हमास का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो जो हमास के टॉप लीडर है, जो पूरे हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, वो इस मीटिंग में आए थे। उनका नाम है हनीये। ठीक है, हमास में कतर से अपना सारा काम वो चलाते हैं। नेक्स्ट इज, फिर है आपका सेकंड नंबर पर है आपका हिजबुल्लाह, ठीक है, लेबनान की तरफ से। उसका भी जो डेप्यूटी लीडर है वो भी आया था। थर्ड पर हम बात करते हैं हूथी मिलिटेंट जो यमन से हैं, उनको आप सब लोग जानते होंगे। तो उनका जो स्पोक पर्सन है अब्दुल सलाम, ठीक है, ये भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट इन्होंने किया। ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं कि तीनों के तीनों वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपने पूरे एरिया में, वेस्टर्न एशिया में
अपना दबदबा बनाया हुआ है और अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को हमेशा से आगे बढ़ाते हैं। मैं अगर बात करूं तो ये जितने भी लीडर्स आए हैं ये सब शिया मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इस पूरे के पूरे रीजन में जो ईरान है, ठीक है, इसको एक्सेस ऑफ प्रॉब्लम्स कहा जाता है कई बार, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज को इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को ईरान सपोर्ट करता है अगेंस्ट इजराइल। अब हुआ क्या है कि डेथ हो गई ईरान के प्रेसिडेंट की, जो राइसी सर है उनकी डेथ हो गई और ये कहा जाता है कि जो राइसी थे, ठीक है, उनका बड़ा रोल था इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने का। ठीक है, अब बात क्या है, देखो इस रीजन में एक बात हमेशा से चलती है, मैं आपको पूरे वर्ल्ड लेवल पर थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ। अगर हम वर्ल्ड में जाएंगे तो जो वेस्टर्न यूरोप की अगर मैं बात करूं, उनके पास में भी अपना न्यूक्लियर बम है। यूएसए में अगर हम जाएंगे तो उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। रशिया में अपना है, चाइना का अपना बम है। अब हम इसको अगर हम रिलीजन से कनेक्ट करें तो देखो ईरान का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये सारे के सारे कंट्रीज हैं क्रिश्चियन, जो चाइना है वो बौद्धिस्ट कंट्री है लगभग, उसके पास में भी अपना जो है बॉम्ब है। अब अगर हम आए तो इंडिया को अगर हम रिलीजन के कॉन्सेप्ट से देखें तो कहा जाता है कि हिंदूज, उनके पास में भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। हम अगर ये पाकिस्तान को अगर हम रिलीजन के कॉन्सेप्ट से देखें तो पाकिस्तान के पास में भी अपना न्यूक्लियर बम है, लेकिन पाकिस्तान है एक सुन्नी कंट्री। ठीक, तो इन सारे के सारे लोगों के पास, सारी कम्युनिटीज के पास वर्ल्ड में अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन बॉम्ब नहीं है तो शिया कम्युनिटी के पास में, जो शिया कम्युनिटी है उसके पास में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। और इस शिया कम्युनिटी को लीड करता है वर्ल्ड में ईरान, और ईरान बहुत लंबे समय से ये ट्राई कर रहा है कि वो अपना न्यूक्लियर बम बना ले। और इसके अगेंस्ट में काम कौन करता है? पाकिस्तान इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शिया कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट में हमेशा रहेगी सुन्नी कम्युनिटी। तो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में जब भी ईरान अपना न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है तो इजराइल हमेशा इसके अगेंस्ट में होता है, यूएसए इसके अगेंस्ट में होता है, पाकिस्तान इसके अगेंस्ट में होता है, पूरा का पूरा जो अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज वो सारे के सारे सुन्नी कंट्रीज हैं, तो वो भी ईरान के अगेंस्ट में होते हैं। अब सुन्नी कंट्रीज में ईरान क्या करता है, अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू वहां पर कांड करवाता रहता है, चाहे वो यमन में हो, इजराइल में हो, लेबनान में हो, या अदर जो अरब कंट्रीज हैं, कतर, बहरीन वगैरह, उन सब में इसी के जो ईरान है, ईरान के सपोर्टर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पर वर्क करते हैं। सो दिस इज द पॉलिटिकल डायमेंशन फॉर दिस मीटिंग। अब हम चलते हैं पावरफुल सिंबॉलिक, द रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन by more nations is an indictment of Israel। अब ये इजराइल के लिए एक प्रॉब्लम है, बिकॉज अभी क्वेश्चन में हमने देखा था कि 3 कंट्रीज हैं आपका, स्पेन, नॉर्वे और इजराइल, क्या नाम है उसका, आयरलैंड। ये तीनों कंट्रीज ने इसको रिकॉग्नाइज करने की बात कर दी पैलेस्टीन को एज ए सेपरेट स्टेट। उससे पहले 8 कंट्री यूरोप के थे, उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था 2023 में इजराइल पर, हमास ने जब अटैक किया था, तो ये जो कंट्रीज हैं, ये 8 कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज हैं, सबने सिंपैथी शो की थी इजराइल के लिए, तो भाई आपके साथ में गलत हुआ है और पूरा वर्ल्ड आपके साथ में है। लेकिन उसके बाद जब इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट किए तो धीरे धीरे वर्ल्ड की जो कम्युनिटी है वो इजराइल के अगेंस्ट होना स्टार्ट हो गई, अब हो क्या रहा है, जब हम प्रीवियस कुछ वीक्स की बात करते हैं तो 193 कंट्रीज की जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इट हैज अ रिजोल्यूशन टू सपोर्ट और अपोज द फुल मेंबरशिप ऑफ पैलेस्टीन टू द यूएनओ। तो उसमें 143 कंट्रीज ने सपोर्ट कर दिया किसको, फुल मेंबरशिप को। अब कुछ कंट्रीज बचे, जिसमें से एक तो यूएसए है, उसने जो है बाद में यूएनएससी में इस पर वीटो पावर कर दिया, नेगेटिव वीटो का उसने यूज किया था। ठीक है, अब अगर हम करंट की बात करें तो
ये जो 3 कंट्रीज ने कहा है कि हम पैलेस्टीन को एज ए सेपरेट स्टेट मानेंगे, तो इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में। एक तो जो इजराइल है वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, बिकॉज वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज अब इजराइल के साथ में नहीं है, और अगर इजराइल आइसोलेशन में जाना स्टार्ट हुआ तो जो नेतन्याहू हैं, वहां के बेंजामिन नेतन्याहू पीएम, वो इसको अफोर्ड तो नहीं कर सकते। उनको कहीं ना कहीं अब इस प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन है उसका अपने आप में एक बड़ा जो है दबदबा है, पावर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, या मैं कहूँ यूरोप में। तो यूरोपियन यूनियन के भी बहुत सारे कंट्रीज अब इजराइल के अगेंस्ट में आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इजराइल को इस वॉर से बचने के लिए इन कंट्रीज के आइडियाज को सुनना होगा, समझना होगा, और जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, टू स्टेट सॉल्यूशन मींस भाई इजराइल भी अपने आप में नेशन रहे और उधर पैलेस्टीन को भी अपने आप में एक कंट्री बना दो, आराम से भाई आप अपनी टेरिटरी में आप रहिए, तो ये वॉर ही हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अब इस पर भाई इजराइल की गवर्नमेंट को बार बार सोचना होगा, उनको देखना होगा, क्योंकि स्पेन है वो पूरी तरह से इसमें यूएस सेपरेट अपना अलग जा चुका है। वेस्ट बैंक में जो गाजा वाला एरिया है उस पर जो और अटैक्स हो रहे हैं, उस पर भी जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो इजराइल को जो है मीन्स एडमेंट कर रही है, उसको डांट रही है कि भाई आप इसको बंद करिए। तो इजराइल धीरे धीरे करके हमको आइसोलेशन में भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस पर हम बात करेंगे बाद में, भी और भी आर्टिकल्स आएंगे उस पर देखेंगे। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा चुका है कि वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, प्लस जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने भी अरेस्ट वारंट के लिए अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, अरेस्ट वारंट के लिए, किसके अगेंस्ट में, बेंजामिन नेतन्याहू और वहां का याओ करके उनके डिफेंस मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट में। तो ये क्लियर दिख रहा है कि अब उन पर जो पॉलिटिकल प्रेशर है इजराइल पर वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल में बेसिक सी क्या क्या बात हुई है मैं आपको शॉर्ट में जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है कि जो चाइना के प्रीमियर हैं दैट इज शी जिनपिंग, उनकी विजिट है अभी इस समय वो विजिट पर है, कहाँ, यूरोप, ठीक है। यूरोप की विजिट पर क्यों गए हैं वो, इसको अगर हम समझेंगे तो देखो, जो यूक्रेन का वॉर हुआ रशिया के साथ में, ठीक है, तो उसकी वजह से रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, और रशिया को बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई भी करता है चाइना। तो यूरोप है वो चाइना के भी अगेंस्ट हो गया और रशिया के भी अगेंस्ट हो गया। अब इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हुए, इसके इम्प्लीकेशंस ये हुए कि जो चाइना वर्ल्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है उसका ट्रेड जो है वो हार्म होने लगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कराने के लिए, और जो यूरोप की रिच मार्केट है उसमें एंटर करने के लिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है यूरोप की विजिट, ठीक है। और इस विजिट के थ्रू जो चाइना है वो चाहता है कि यूरोप के कंट्रीज के साथ में उसके रिलेशंस ठीक हो जाए। ये इसका मेन जो है पोस्चर है इस सारे के सारे इस आर्टिकल में, ठीक है। अब उसमें भी एक और जो है डायमेंशन ये आता है कि जो यूरोप है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में नॉर्मली हम उसको क्लासिफाई करके देखते हैं। जो वेस्टर्न यूरोप है उसको माना जाता है कि यूएसए का चेला है पूरा का पूरा यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो उसमें रशिया का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब चाइना क्या चाह रहा है, चाइना चाह रहा है कि ईस्टर्न यूरोप में वो एंट्री कर जाए, उनके कंट्रीज के साथ में उनका अच्छे रिलेशंस हो जाए। तो ईस्टर्न यूरोप में अगर उसका जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो सेल हो गए तो बाकी यूरोप में तो वहां से चले ही जाएंगे। तो अब जो चाइनीज प्रीमियर है वो है विजिट पर और यूरोप की विजिट पर है। हालांकि जो यूरोप है वो चाइना को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि चाइना की जो एग्रेसिव मार्केटिंग है, एग्रेसिव सप्लाई है, उसकी वजह से जो लोकल कंट्रीज हैं, लोकल जो डोमेस्टिक उनकी मार्केट है वो बुरी तरह से सप्रेस हो जाती है।
तो पूरा का पूरा यूरोप चाइना को ऐसे देखता है कि अगर इसके जो प्लांट्स वगैरह इंडिया मीन्स अगर यूरोप में आए तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो बहुत बुरी तरह से नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगी। अग्निवीर स्कीम जो आई थी उस पर अभी क्या है, कुछ अपडेट्स की डिमांड कर दी है, अपडेट्स मांगे हैं मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। तो मिलिट्री अफेयर डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो तीनों ही फोर्सेस का होता है ये, और इसके चीफ होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इन्होंने कहा है कि हमने इस पर डिटेल मांगी है और उसमें इनके एग्जाम भी होते रहते हैं जो अग्निवीर स्कीम के थ्रू ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस को, तो उनको 10 मार्क्स में से मार्क्स मिलते हैं। अब उसमें होता क्या है कि 4 ईयर की सर्विस के बाद 25% को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंडियन फोर्सेस को परमानेंटली ज्वाइन कर लो। उसके लिए फिर इंटरनली एग्जाम होगा, टेस्ट वगैरह जो भी होंगे वो होंगे। तो अभी इस पर ये कहा है कि मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कि हम इस पर कंटिन्यूसली इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस पर रिसर्च कर रहे हैं, इसका रिव्यू कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी पॉलिसी चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम उसमें चेंज भी करेंगे। तो अभी इसका रिव्यू चल रहा है, इस स्कीम का रिजल्ट तो बाद में देखने को मिलेंगे। फिर क्या है कि बीइंग रिच नो एक्सक्यूज टू स्कर्ट रूरल मेडिकल सर्विस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था और उस केस में कौन थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स। एमबीबीएस डॉक्टर्स वो भी कहाँ से, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस किए हुए। नॉर्मली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, स्टेट गवर्नमेंट्स का रूल है कि जो भी कैंडिडेट एमबीबीएस क्वालिफाई करके निकलते हैं उनको 1 ईयर, फर्स्ट 1 ईयर में आपको रूरल एरिया में अपनी सर्विसेज देनी होंगी। उसके बाद ही आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर इन एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने केस कर दिया और बोले कि सर हमने तो प्राइवेट कॉलेज से किया है, हमने तो गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं किया, तो ये कंपल्सन हम पर क्यों लगा रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ये क्लियर कहा कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नेशन बिल्डिंग में कोई रोल नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको 1 ईयर का कंपल्सन है कि वो रूरल एरिया में सर्व करें 1 ईयर। देखो जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा मोस्टली ज्यादातर क्या चाहते हैं कि ऐसी जगह पर उनकी पोस्टिंग हो, ऐसे हॉस्पिटल्स में हो जहां पर उनको बहुत ही हाई लेवल की इनकम मिले। तो रूरल इंडिया में एक्चुअल में इंडिया बसता है और वहां पर ये डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते तो कंपल्सरीली फिर इनको भेजा जाता है, अदरवाइज इनको प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ठीक है ये कंपल्सरी है तो आप करिए ना, सर्विस दीजिए नेशन को, आप 1 साल की सर्विस तो कम से कम दो। ठीक है, प्लस फिर आता है रोप इन एनडीआरएफ आईटीबीपी टू मैनेज 4 धाम क्राउड, सेंटर टेल्स उत्तराखंड। अब 4 धाम या मैं कहूँ पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो जब नॉर्मल इंडिया में जो बहुत ज्यादा समर का सीजन होता है, गर्मी होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप एनडीआरएफ को लगाओ, आईटीबीपी को लगाओ अपने स्टेट में, और जो 4 धाम यात्रा में बहुत ज्यादा कैओस हमको देखने को मिल रहा है उसको आप कंट्रोल करो, मैनेज करो, बिकॉज बहुत सारे लोग अब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में और उससे बहुत ज्यादा वहां पर रश क्रिएट हो रहा है और उस रश की वजह से वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आप समझ गए होंगे कि 4 धाम यात्रा, अब आप मेरे को बता देना कि 4 धाम में कौन कौन से 4 हैं, 1, 2, 3 और 4 कौन कौन से हैं, ये आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, चाइना होल्ड्स ड्रिल्स अराउंड ताइवान वॉज पनिशमेंट फॉर सेपरेटिस्ट। ताइवान अपने आप में एक सेपरेट नेशन है, हालांकि कुछ कंट्रोल इस पर चाइना का अभी भी है और चाइना चाहता है कि ताइवान को अपनी कंट्री में उसमें मिला ले, उसको इंडिपेंडेंट नहीं रहने देना चाहता। तो उसको डराने धमकाने के लिए चाइना ने एक एक्सरसाइज की है, जॉइंट स्वॉर्ड 2024A। तो ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें चाइना कुल मिलाकर के डरा रहा है, धमका रहा है ताइवान को। वहां पर नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए तो उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी इंडिपेंडेंस की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये है इसमें मेन इसका जो जिस्ट है इस पूरी मिलिट्री एक्सरसाइज का। सो आज के लिए गाइस इतना ही। और देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब तो ठीक है, देखो खनक है, आपका सादिया है, विराट है, ओरिया है, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो टाइम टाइम पर एक्टिव हैं, वो है ना, कि उनको अपने टॉपिक्स की चिंता है और वो एक्टिवली
उन टॉपिक्स पर फोकस भी कर रहे हैं। जैसे अभी मेरे को जो है मैसेज किया सादिया ने कि सर जो है हमको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में भी जानना है। तो ये अच्छी बात है। देखो, अगर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक्स के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए एक्टिव हैं, तो इट विल मेक इट डिफरेंट एंड आपके जो मार्क्स आएंगे, स्कोर आप कर पाएंगे, वो बाकी दूसरे लोगों से एक्स्ट्रा ही कर पाओगे। और ये कंपटीशन है, आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। तो इसी तरीके से बाकी स्टूडेंट्स भी जो है मोटिवेट हो सकते हैं ऐसे स्टूडेंट से जो अपने अपने टॉपिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। So guys, we are going to end today's session. We will meet again in another session. So goodbye. Take care.